हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। हमारे चैनल के ऊपर आप देखते हो वीडियोस रिलेटेड टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो 10th क्लास आईसीएसई का टॉपिक मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक बेसिक टॉपिक है जिसकी 10th में तो ज़रूरत है ही है, प्लस जब आप +1 करेंगे 11th क्लास तो उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि मोल कंसेप्ट क्या है। मोल कंसेप्ट को करने से पहले आपको ये टर्म आनी चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बेसिकली तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास, पर मैंने इसके अंदर एक वर्ड डाल दिया है रिलेटिव। इस रिलेटिव वर्ड का मतलब यह है कि जो हम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का लिखते हैं वो लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। हमने एक रेफरेंस पोज किया हुआ है। पहले वो जो रेफरेंस चलता था वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेसिस पे जो मास निकले काफी सारे, कुछ डेसिमल्स में थे, कुछ फ्रैक्शनल थे, तो उसको करेक्ट करके धीरे धीरे फिर ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए और फाइनली फिर उसके अंदर जो भी कमियां थी ओवरकम करके तकरीबन 60s में, 1960s के आसपास कार्बन के भी आगे फर्दर 3 आइसोटॉप हैं, 12, 13 एंड 14। उसमें से C12 जो कि अपने पास इसका मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब जो नेचर में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, इसको हमने क्या लिया, स्टैंडर्ड। अब किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसका मतलब क्या है कि उस एलिमेंट के एक एटम का मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ये कितने टाइम्स है 1/12 मास ऑफ C12 एटम। मतलब कार्बन 12 के एक एटम का मास, उसका 1/12 ये करके फिर जिस भी एलिमेंट का तुम मास निकाल रहे हो वो इससे कितना हैवी है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। देखो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो मासेस थे ना, किसी भी एलिमेंट का अगर आप मास देखो, क्योंकि एटम बहुत ज्यादा छोटा है तो एटॉमिक मास बहुत ज्यादा छोटा आता है। बहुत ज्यादा छोटा मींस 10⁻⁻23, -24, -25। तो इस तरह से जो मासेस थे टेबल में, अगर मान लो आज के टेबल में ऐसे मासेस लिखे होते तो आपको लर्न करना कितना मुश्किल हो जाता ना। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, रूटीन में यूज करने के लिए हमने स्टैंडर्ड चूज किया कार्बन 12। और मास निकाला कैसे कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम, कार्बन के जो कार्बन 12 आइसोटॉप है उसके एक एटम के 1/12 मास से कितना ज्यादा हैवी है। इसको आप ऐसे समझो, देखो 1/12। अब कार्बन के एक एटम का मास कितना है, 12/6.022 10⁻23, जिसको भी आप ये भी बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। या मैं इसको सिंपली और ऐसे लिख सकता हूँ 1/12 इंटू 12 एवोगाड्रो नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं n। तो अब मेरा यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास इसके एक एटम से कितना ज्यादा है। अब ये देखो, ये तो कटिंग हो ही जाएगी, 12 और 12 की कटिंग होगी, कितना बन गया 1/एवोगाड्रो। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। नाइट्रोजन है, मान लो नाइट्रोजन का आप सबको पता है एटॉमिक मास कितना होता है, 14। अब नाइट्रोजन का जो मास है 14, मैं ये कह सकता हूं कि नाइट्रोजन का मास जो 14 है वो 1/12 इंटू 12 एवोगाड्रो है। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसका एग्जैक्टली मतलब यही बनता है कि नाइट्रोजन का एक एटम का मास 1/12 ऑफ C12 एटम का एक मास से कितना ज्यादा है, 14
14 टाइम्स। ये बात समझे आप? एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कैल्शियम, कैल्शियम का मास है 40 जो आप पढ़ते हो, तो 40 इंटू 1/12 इंटू 12 बाई एवोगैड्रो है एक्चुअली। सो 1/12 इंटू 12 बाई एवोगैड्रो हो गया। कार्बन के एक एटम का मास ये, उसका 1/12, उसका 40 टाइम्स है मास ऑफ कैल्शियम। एक और देख लो आप, सपोज कोई एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए आप कहते हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का मास भी आपको पता है कितना है, 24। तो इसका मतलब 24 इंटू 1/12 इंटू 12 बाई एवोगैड्रो। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ये सारा क्या है। ये है कार्बन के एक एटम का मास 12 बाई एवोगैड्रो, उसका 1/12 आपको करना है। उससे कितना हैवी है, 24 टाइम्स। सो 12 बाई एवोगैड्रो है एक एटम का मास, 1 एटम मास ऑफ C12, उसका 1/12, उससे सारे से 24 टाइम्स ये हैवी है। ये है कार्बन के एक एटम का मास, उसका 1/12, उस सारे से ये 40 टाइम्स हैवी है। कार्बन के एक एटम का मास, उसका 1/12, उस सारे से ये 14 टाइम्स हैवी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं रिलेटिव एटॉमिक मास लिख रहा हूं, अब जिसका जो भी मास है वो कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 करके उतने टाइम्स उससे हैवी है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। सो जिसका जो जो मास है वो मैं आपको करवाऊंगा अभी। इसमें एक छोटी सी टर्म आपको और करनी है साथ ही, वो देखिए। रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट आपकी 10th की बुक में तो एटॉमिक मास यूनिट ही है, पर आजकल इसको यू से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। सो जो यूनिफाइड मास है वो बेसिकली बस यही है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम, मतलब 1/12 इंटू 12 बाई एवोगैड्रो। तो ये सारे को अगर मैं सॉल्व करूँ, ये बनेगा 1 बाई एवोगैड्रो। अगर मैं 1 बाई एवोगैड्रो की वैल्यू पुट कर दूं तो ये बनेगा आपके पास 1/6.022 10⁻23। इसको सॉल्व करोगे बनेगा 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, और इसी को सॉल्व करोगे बनेगा 1.67 10⁻⁻27 kg। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास AMU के मास की वैल्यू, एटॉमिक मास यूनिट में यूनिफाइड मास की वैल्यू आ गई। चाहे मैं कह लूं 1/12 इंटू 12 बाई एवोगैड्रो, चाहे मैं कह लूं 1 बाई एवोगैड्रो, चाहे मैं कह लूं 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, और चाहे मैं कह लूं 1.67 10⁻⁻27 kg। अब आप सबने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 10⁻⁻27 kg। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक तरह से मास ऑफ प्रोटॉन। अब आपको मैं एक चीज और इसके साथ समझाता हूं। उससे पहले इसमें अपन पहले खत्म कर लेंगे ये सारा। इसमें पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन के, इससे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास है उसको मैं ऐसे लिखता हूं 14U। ये सारी जो टर्म है अभी अभी हमने पढ़ी है वो क्या होती है, U, या आपकी बुक में जो लिखा हुआ है AM। इसी तरह कैल्शियम का जो मास है, ये मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, ये जो मैं मास लिख रहा हूँ ये मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन के एक एटम का मास, कैल्शियम के एक एटम का मास 40U है, और मैग्नीशियम में ये है 24U। मैं फिर दोबारा लिख भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान लगे। ये इन सब का एक एटम का मास है, 1 एटम मास। बट अगर मैं कहता हूँ, क्योंकि मास ये बहुत छोटा है, अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करूँ और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या ग्राम में लिखना है तो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। अब अगर आपको बुक में सारे मास किस फॉर्म में गिवन है तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा याद करना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये मेरे पास 14 इंटू ये सारा है क्या, देखो यहाँ से 1 बाई एवोगैड्रो,
ये एक एटम का मास है। अगर मैं इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास 14। तो 14 जो U है वो नाइट्रोजन के एक एटम का मास है, पर अगर मैं लिखता हूं 14 ग्राम तो वो नाइट्रोजन के एक मोल, यहां पर बीच में मैंने इंट्रोड्यूस तो कर दी मोल टर्म, डिटेल में भी करेंगे भी कि नाइट्रोजन के एक मोल का मतलब 6.022 10⁻23 एटम्स का मास है ये। एक बार मैं फिर से रीड करता हूं, ये जो मैंने लिखा 14U इज मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, पर अगर मैं लिखता हूं 14 ग्राम तो ये है नाइट्रोजन के 6.022 10⁻23 एटम्स का मास, या फिर ऐसे कह लीजिए नाइट्रोजन के एक मोल का मास। और देखो फिर दोबारा से, अगर मैं कहता हूं कैल्शियम 40U है तो कैल्शियम 40U का मतलब है कैल्शियम के एक एटम का मास 40 है, बट अगर मैं इस 40 को, U का मतलब तो यही है ना बस 1/एवोगैड्रो, इसको मैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा 40 ग्राम, यानी कि ये कैल्शियम के एक मोल का मास हो गया, यानी कि ये कैल्शियम के 6.022 10⁻23 एटम्स का मास हो गया। जो अब न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे मास, वो ये यूज करेंगे जिसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14U, नाइट्रोजन के एवोगैड्रो का मास 14 ग्राम, कैल्शियम के एक एटम का मास 40U, कैल्शियम के एवोगैड्रो का मास 40 ग्राम। सो आपकी बुक्स में जो मासेस लिखे हुए हैं वो सारे इस फॉर्म में लिखे हैं ग्राम्स में, ठीक है। अब जो मैं कंसेप्ट बीच में बोल रहा था कि ये आप ये भी तो कह सकते हैं ये मास ऑफ प्रोटॉन है, वैसे उसमें आपको इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, आप ये भी समझ गए तो बहुत है। अब मैं ये कहता हूं कि कार्बन लीजिए, अगर आप कार्बन के अंदर क्या है 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास हम सपोज करते हैं निग्लिजिबल, ठीक है, यानी कि जो कार्बन का मास है वो सारा का सारा किसकी वजह से, उसके प्रोटॉन्स के और उसके न्यूट्रॉन्स, टोटल सम कितना दोनों का 12। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कार्बन के सभी एटम्स कार्बन के सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास है वो होगा 12 इंटू एक का मास 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब 12U। सो कार्बन का मास कितना हुआ 12U। अगर मान लो मैं कहता हूं नाइट्रोजन के अंदर क्या है 7 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फिर छोड़ दो, यानी कि नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14 इंटू कितने उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं टोटल 14, तो एक का मास कितना है मेरे पास 1.67 10⁻24, तो यानी कि नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 14U। जो दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। मेरे हिसाब से आप ये 1/12 वाला करो जो आपके सिलेबस में है, वो मैंने वैसे आपको समझाने की कोशिश की है क्योंकि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है। आप और लगा सकते हैं, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19, तो इसका मतलब उसके अंदर 19 यूनिट क्या होगा आपके पास प्रोटॉन्स, और उसके अंदर 20 आपके पास हैं न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है 39, तो एक का मास कितना है 1.67 10⁻34, तो 39 का क्या हो जाएगा 39 इंटू 1.67 10⁻24। सो आपको अब सबके मासेस भी याद रखने हैं, मैं आपको कुछ मेन मासेस बताता हूं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप देखिए, आप बुक भी देख सकते हैं मास के लिए, पर अगर आप बार बार बुक देखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इधर आ गया आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। यहाँ आगे आपके पास सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। सो आप अपनी बुक में देखना जो मासेस बहुत ज्यादा रेगुलरली यूज होते हैं उनमें हाइड्रोजन का मास 1, हीलियम का मास 4, लिथियम का मास 7, बेरिलियम का मास 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, इसका 35.5। ये भी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आर्गन का 40, पोटाशियम का 39, कैल्शियम का 40। ये तो बहुत जरूरी है इतने याद करने।
स्कैंडियम के मास की आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी 48, इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी 51, इसकी सॉरी गलत हो गया, ये है 45, ये है 48। और वेनेडियम की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मास है 51, इसकी फिर भी कभी कभी पड़ सकती है 52, मैंगनीज का 55, आयरन का 56, इसका है 58.9, इसका है 58.7, अप्रॉक्सीमेटली 9 के आसपास ये, वैसे इसका 63.5 और इसका 65.3। ये तो हो गया आपके पास मास। इसके अलावा जो आपको मास याद करना है वो मेरे हिसाब से सिल्वर का मास आपको जरूर याद रखना है 108। ये कई न्यूमेरिकल्स के अंदर काम है। सो ये मासेस हैं एटम्स के। सो मास ऑफ एटम एक्सप्रेस इन ग्राम, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और वो आपको ये सभी यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, इसलिए सब आपको याद भी होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और टर्म भी आती है, इसको वैसे मैं मोल में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर ग्राम एटम उन्होंने यही दिया हुआ बुक में आपके, तो यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राम एटम का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी, किसी भी एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है। सो अगर मान लो मैं कहता हूँ 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये इसका 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये होगा क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट, ये है इसका 1 ग्राम एटम। अगर मैं कहता हूँ सोडियम, सोडियम अगर मैं कहता हूँ 23 ग्राम, तो ये है 1 ग्राम एटम। बट अगर मैं कहता हूँ सोडियम 11.5 ग्राम, तो ये आपके पास है 0.5 ग्राम एटम। सो बेसिकली ग्राम एटम का मतलब है कि उसके एक मोल का मास कितना है, या आप ये कह सकते हैं उसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना है। अब इसी तरह से जैसे आपके पास था एटॉमिक मास, अब आपको आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने एटॉमिक मास के लिए दी, एग्जैक्टली सेम है। नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर देन, इससे 1/12 मास ऑफ C12। सो एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है। फिर अब इसमें भी लिख देंगे मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और उसमें आप मॉलिक्यूल्स लेते कितने एवोगैड्रो, तो आप ये भी कह सकते हैं ग्राम मोलर मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब अभी आपका 10th लेवल है, तो आपको मैं एक दो निकाल के दिखा देता हूँ और फिर आपको बाकी सारे याद कर लेने चाहिए। जैसे आपको मास निकालना है NaOH का, तो इसमें एक Na 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो इसका मास हो गया 40 का। अगर आपने उसके एक मॉलिक्यूल का लिखना है तो 40 यू लिख लो, अगर एक मोल का लिखना है तो 40 ग्राम। वो मैंने आपको पहले अच्छे से बता दिया। जैसे मैंने वो याद कर रहा हूँ, नाइट्रोजन के अगर आपको लिखना है एक एटम का मास, तो वो है 14 यू। अगर आपके नाइट्रोजन का लिखना है एवोगैड्रो एटम्स का मास, तो वो है 14। तो उसी तरह से आप यहाँ भी कुछ भी सोच कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको मान लो लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड का मास, तो इसमें क्या रूल होता है, H कितने हैं 2, H का मास 1, प्लस सल्फर कितने हैं 1, सल्फर का मास 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन का मास 60, ये सारा आएगा आपके पास 98। एक बड़ा करके दिखा दूंगा मैं आपको, शुगर C12H22O11। सो शुगर हो जाएगा 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 60। इसको आप सॉल्व करेंगे बनेगा 342। तो इस तरह से आप किसी का भी मास निकाल सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप ये मासेस निकालने बैठेंगे पेपर में, देखो मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है, बट आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा और आपको क्लास में ही ऐसा लगेगा कि आपके फ्रेंड्स जिनको ये याद है वो बहुत जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं और आपको टाइम लग रहा है, पीछे रह रहे हैं। और कोई टीचर इतनी लेट आपकी शायद ना करे और आप क्लास में पिछड़ जाओ। तो मेरी यही सलाह है, जो मैं मासेस अभी लिखूंगा वो आप सारे हो सके तो लर्न करो। मैं कोई फालतू वाले भी लिखूंगा बहुत ज़्यादा, मेन में लिखूंगा, बाकी थोड़े बहुत तो आपको खुद भी बनाने ही पड़ेंगे। तो जैसे एसिड ले लीजिए, जैसे आप HCl का मास होता है 36.5,
HNO3 का मास होता है 63, H2SO4 का मास होता है 98। ये आपके पास 3 मेन एसिड है। इसके अलावा एसिडिक एसिड भी लिख सकते हैं आप, इसका मास है 60। फिर आपको चाहिए NaOH, इसका मास 40, NaCl, इसका मास 58.5, और एक आपके पास आ गया Na2CO3, इसका मास है 106, एक आपके पास आ गया Na2SO4, इसका मास है 140। एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक और सलाह देना चाहूँगा, जैसे कोई भी ऐसा कंपाउंड है कार्बोनेट वाला और सल्फेट वाला, तो आप इसको चाहे क्रैक ना भी करो, सपोज देखो K2CO3 आ गया, यहाँ पर K2SO4 आ गया, यहाँ CaCO3 आ गया और CaSO4 आ गया। तो मेरे हिसाब से आप ये याद करो कि जो कार्बोनेट है ना, इस सारे का मास है 60 और जो सल्फेट आए हैं इसका मास है 96। अब आप आसानी से बना सकते हो, देखो इसका होगा 78 में आपको कितना ऐड करना है 60, तो ये होगा आपके पास 130। ये फिर से होगा आपके पास 78 में आपको कितना ऐड करना है 96। कहाँ आपको इसको सारा खोल के ऐड करना है, कहाँ आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हो। सो K2SO4 का मास बनेगा आई थिंक 174, CaCO3 ये होगा 60, ये होगा 40, सीधा सीधा 100, ये होगा आपके पास 96, ये होगा 40, ये होगा टोटल 136। तो इस तरह से आप किसी का भी मास निकाल भी सकते हो। फिर आपके पास आया ग्लूकोज C6H12O6, ये हो गया 180। शुगर मैंने पहले ही लिख दिया था C12H2211 इज 340। इसके अलावा आपको आना चाहिए KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट 138, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इट इज 290। इसके अलावा आपको एक आना चाहिए मोहर सॉल्ट इज FeSO4.NH4 twice SO4 .6H2O, इसका मास होता है 392। सो ये कुछ सिंपल से हैं, और तो चलो CaCl2 का मास है 111। तो ये मेन में ना याद करो, क्वेश्चन में यूज होंगे, जो नहीं आए इसके अंदर वो आप बनाकर भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम, नेक्स्ट में सीधा हम चलते हैं, मोल क्या है। मोल बेसिकली एक नंबर है, मोल बेसिकली एक क्वांटिटी है। अगर मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज का एक मोल, सपोज अगर मैंने लिया 1 मोल लिथियम, तो इसका मतलब ये है कि उसका ग्राम एटॉमिक मास, लिथियम का मास है 7 ग्राम। सो अगर मैंने बोला 1 मोल लिथियम, तो उसका मतलब है 7 ग्राम लिथियम। अगर मैंने बोला 7 ग्राम लिथियम, तो उसका मतलब है 1 मोल लिथियम। और इसके अंदर फिक्स 6.022 10⁻23 जिसको भी बोलते हैं एवोगैड्रो, वो होंगे एटम्स। अगर मैं कहता हूं 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन इज 12 ग्राम। 12 ग्राम के अंदर क्या होगा, एवोगैड्रो एटम्स। अगर मैं बोलता हूं 1 मोल कुछ और ले लीजिए, सपोज मैग्नीशियम, इसका मतलब 24 ग्राम इज इक्वल टू एवोगैड्रो एटम्स। अब इसके अंदर मैं थोड़ा लेवल बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बोलता हूं 1 मोल ऑक्सीजन O2, तो इसका मतलब है 32 ग्राम। अब इसके अंदर मैं जो लिखूंगा वो है एवोगैड्रो एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स, या फिर अगर मुझे इसमें एटम डिफाइन करने हैं तो वो आएंगे 2 एवोगैड्रो एटम्स, क्योंकि यहां पर क्या है ये 2। और ये गैस है, तो गैस वॉल्यूम भी ऑक्युपाई करेगी। 1 मोल गैस जो है, कोई भी गैस 1 मोल कोई भी गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है एट STP, वो है फिक्स 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
एक और ऐसा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लो मैं कहता हूँ 1 मोल अमोनिया गैस, तो 1 मोल अमोनिया इज 17 ग्राम, इट इज इक्वल टू एवोगैड्रो molecules. It is equal to 22.4 liter at STP. अब एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स में 1 into एवोगैड्रो एटम्स ऑफ N, क्योंकि यहां पर AN है, 3 into एवोगैड्रो एटम्स ऑफ H, या फिर 4 into एवोगैड्रो एटम्स जो भी हैं टोटल। तो इसी के बेस पे आपकी बुक में क्वेश्चन भी है और अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म भी हो सकते हैं। वो आपको मॉलिक्यूल भी पूछ सकते हैं, वो आपको किसी के इंडिविजुअल एटम भी पूछ सकते हैं, और आपको वो टोटल एटम भी पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ एक और एग्जांपल लेंगे, 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल C6H12O6। सो C6H12O6 का मास है 180, इसके अंदर होंगे एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स, पर इसके अंदर अब 22.4 लीटर वाला काम नहीं होगा। अब मैं लिख सकता हूँ 6 एवोगैड्रो एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एवोगैड्रो एटम्स ऑफ H, 6 एवोगैड्रो एटम्स ऑफ O, यानी कि टोटल 24 एवोगैड्रो टोटल एटम्स। सो ये अलग अलग मतलब है। अब इसको आप समझने के लिए ऐसे भी ले सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं बनाऊं, सपोज आप मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हैं, मैं कहता हूँ आपने 1 किलो सपोज अनियन ले ली, 1 किलो प्याज, तो उन प्याज का जो रेट है वो कुछ फिक्स होगा, मान लीजिए 20 रुपए फिक्स है, और उस 1 किलो के अंदर जो उसके पीस एटम आएंगे वो मान लो 5 आएंगे, ठीक है। अब मान लो मैं दुकानदार को ये बोलता हूँ भाई कि मेरे को आधा किलो प्याज दे दो, हाफ केजी प्याज मुझे दे दो, तो 1 केजी कितने के मैंने बोले थे 20 रुपीज के, तो हाफ केजी कितने के हुए 10 रुपीज के। वही सेम चीज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ 1 मोल लिथियम 7 ग्राम है, मुझे 0.5 लेना है, हाफ करना है इसका, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ भी क्या हो जाएगा हाफ। अगर मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास 21 ग्राम लिथियम है, उसके मोल बताओ कितने हैं, 7 ग्राम के 1 मोल, 14 के 2 मोल, 21 के 3 मोल। मीन्स आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के इसका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यूनिटरी मेथड पसंद है तो वो लगा लीजिए, नहीं तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आप उससे भी कर सकते हैं। देखो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं मोल 1 इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास अगर वो एटम है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर वो मॉलिक्यूलर है। इट इज इक्वल टू एवोगैड्रो पार्टिकल्स, अब मैंने एटम नहीं लिखा, पार्टिकल्स का मतलब इटसेल्फ, अगर वो एटम है तो एटम्स, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स, और अगर वो आयन है तो उसके कितने आयंस। एंड अगर वो गैस है तो 22.4 लीटर एट STP, ये है फॉर गैस ओनली। वाटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये याद रखना, सिर्फ गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो या तो आप इससे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए मोल इज इक्वल टू, मैंने 1 नहीं लिखा, यहाँ 1 लिखा था, मोल इज गिवन वेट जो भी आपको गिवन आया डिवाइडेड बाय उसका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब जो आपको बुक्स में पता है, जो मैंने आपको बोला है कि आपको लर्न करना है, मतलब उसका ग्राम एटॉमिक मास ए लिख लो या ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो पता नहीं कितने होंगे क्वेश्चन में, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय स्टैंडर्ड 22.4 लीटर्स। सो जो 1 मोल है, मोल का मतलब है, मतलब इससे डायरेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। सपोज जैसे मैंने आपको बोला वही प्याज वाला क्वेश्चन,
कि भाई 1 किलो प्याज 20 रुपये की हैं, तो 10 रुपये के प्याज बताओ कितने आएंगे। तो आपको सिंपली 10 रुपये ऊपर लिखना है, 20 रुपये नीचे लिखने हैं, तो आपके पास आ जाएगा कितने प्याज आएगा। ठीक है, सो इससे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ सिंपल। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 2.8 ग्राम आयरन। अब आपको निकालने के हैं मोल्स। मोल्स इज गिवन वेट 2.8 डिवाइडेड बाय उसका मास 56, तो आपके पास मोल कितने आ गए 1/20। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में कहता हूं फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 2.8 ग्राम आयरन। अब मुझे निकालने हैं एटम, गिवन क्या है मास। अब मोल नहीं यूज करूंगा, मैं इन दोनों को यूज करूंगा। मैं यूज करूंगा W/m, मैं W/A, यहाँ m लिख लो या a लिख लो, एक ही बात है, एटॉमिक मास है मोलर मास, इज इक्वल टू n/एवोगैड्रो। सो गिवन वेट 2.8, एटॉमिक मास इसका 56, निकालने के हैं आपको एटम्स। एटम्स होते कितने हैं 6.022 10⁻20। तो उसको बस जस्ट डिस्क्रॉस करोगे आपका आंसर है। तो इससे आप बोल सकते हो कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। एक आधा और कराता हूँ, फिर जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको आपकी जो असाइनमेंट है 5B, 5th है जो आपका चैप्टर, वो पूरा का पूरा सॉल्व कर दूंगा। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट STP एंड मास ऑफ 2 moles अमोनियम। तो एक मैंने वैसे दे दिए 2 मोल अमोनियम में, आपको सब कुछ निकालना है। सबसे पहला मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। मोल कितने आपके पास 2, वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का 14 + 3 17। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपके पास 34 ग्राम। सेकेंड आपको निकालनी है मॉलिक्यूल्स। अब चाहे मोल से निकाल लो चाहे मास से निकाल लो, आपकी मर्जी है। मैं अब मोल है तो मेरे पास मैं मोल से निकाल देता हूँ। मोल इज n/एवोगैड्रो। तो n क्या है आपके पास, n इज 2 × एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। बहुत इजी रहेगा आपको, इससे यूनिटी से भी हो जाएगा। यूनिटी कोई गलत नहीं है, सही मेथड है, बस उसमें 2 स्टेप लिखने पड़ते हैं, इसमें डायरेक्ट हो जाता है। थर्ड है वॉल्यूम। जो मोल इज V/22.4 लीटर। मोल कितने आपके पास 2, वॉल्यूम निकालना है ओवर 22.4 लीटर। सो वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास 44.8 लीटर एट। सो ये बिल्कुल सिंपल लेवल वाले मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं आपको मोल के। फिर दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके जो टफ लेवल के या आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं 5B के, वो मैं सारे के सारे सॉल्व कर दूँगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।